नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में 4 सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और वो ख़त्म हो गया है। और हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या कुछ होगा। राघवेंद्र जी, आपको इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे? सभी लोग अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार किए हैं, लेकिन होगा क्या? आप एक तरह से पॉलिटिकल आदमी हैं, दल की बात हम नहीं करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति के तर्ज पे आप कहिए। काहे कि ये चुनाव जो है एक तरह से उपचुनाव है जो सेमीफाइनल है, इसका असर कहीं ना कहीं 25 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उस पर सीधे पड़ना है। क्या होगा? आप भी न्यूज़ पे नज़र रखते हैं और कुछ फीडबैक भी लिए होंगे जहां उपचुनाव हो रहा है, तरारी, बेलागंज, इमामगंज या फिर चारों रामगढ़। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये चुनाव तो उपचुनाव सेमीफाइनल तो नहीं है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा किसी का टेस्ट होना है तो वह है जनसुराज का, पीके का। बाकी लोग तो अपना एज यूजुअल चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको जीतना है हारना है सब कुछ है अपना, वो लगे हुए हैं, सब दमखम से लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो पीके बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अगली सरकार बनेगी, सब कुछ करेंगी, तो इसी 4 चुनाव में उनका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। जनसुराज का लिटमस टेस्ट हो जाना है इस चुनाव में कि अगर वो अपने प्रत्याशी को चारों सीटों पे कोई सीट जिता ले या सारे सीटों पर 10,000 15,000 से ज़्यादा वोट ले आते हैं तो उनके ऊपर में बिहार के लोगों का थोड़ा ध्यान आकृष्ट होगा। अगर वो 10,000 से 5,000 से नीचे वोट लाते हैं तो उनकी ऊपर में किसी का कोई ध्यान नहीं जाएगा, उनको लोग नज़रअंदाज कर देगा। ये है इस चुनाव का जो सबसे ज़्यादा जो लोगों की नज़र है वो पीके के ही ऊपर नज़र है। बाकी तो जदयू एक सीट पर शायद लड़ रही है और राजद भाजपा लड़ रही है, तो वो अपना ज़्यादा सीट तो इसमें आपको जैसे देख लीजिए, रामगढ़ राजद का सीट था, तरारी यह भी राजद के गठबंधन के माले का ही सीट है, बेलागंज भी राजद का ही सीट है और केवल इसमें से एक सीट है इमामगंज जो एनडीए का था, जो जीतन राम मांझी के एमपी होने के बाद वो खाली हुआ है, जहां वो अपने एमपी को लड़ा रहे हैं। तो प्रतिष्ठा इसमें लगी हुई है दादा किसकी? जनसुराज की। और उसके बाद अगर किसी की प्रतिष्ठा लगी हुई है तो वह है राष्ट्रीय जनता दल की, क्योंकि तीनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट था, ठीक है ना। और एक माले है तो राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में ही है। तो ये तीनों सीटों पर राजद को ही देखना है कि वो कितना अपने कैंडिडेट को, प्रत्याशियों को सक्षम है जिताने के लिए। बाकी एक सीट पर एनडीए तो है ही है, देखना है इसमें। नहीं, हमें याद है कि जनसुराज की जो बैठक हुई थी जो 2 अक्टूबर को जो उन्होंने ऐलान किया था, तो हम भी वहाँ थे, एकदम बहुत करीब से उनको देख रहे थे, उनके भाव भंगिमा पर नज़र हम रखे हुए थे। तो कार्यक्रम जब समाप्ति की ओर था तो उन्होंने ऐलान किया, लोगों से पूछा कि क्या जो 2025 में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं सरकार बदलने के लिए और कुछ बदलाव लाने के लिए, का उसको उससे पहले ही बदल दिया जाए क्या? बिहार में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए क्या अभी ही फैसला कर लिया जाए? फैसला 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 बार बार होकर। तो उनका इशारा, उनका उस साफ उन्होंने कहा लोगों की मांग पे, या फिर उन्होंने जिस तरीके से लोगों में एक तरह से भरोसा दिया कि अगर हम, मैंने वो दावा कर रहे थे कि 4 सीट पे किसी दूसरे को जीतने नहीं देंगे, चारों सीट वो जीत जाएंगे। तो वो एक तरह से कहिए तो एक घमंड की बात भी, राजनीतिक घमंड की बात भी है कि उन्होंने दावा किया है कि हम चारों सीट जीतेंगे और चारों सीट हर हाल में जीतेंगे। तो लगता है कि चारों सीट वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सबसे अगर वो 3 सीट भी जीतते हैं तो वो भी कम होगा, 2 जीतेंगे तभी भी कम होगा। काहे कि उनका दावा है कि पूरे बिहार में बदलाव हम लाएंगे, तो चारों सीट उनको जीतना पड़ेगा।
अब तो ठीक है, वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि 15,000 20,000 अगर आता है तो एक लोगों 10,000 से ऊपर आ जाएगा, 15-20,000 नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि 10,000 से ही ऊपर उनको वोट अगर आ जाता है तो लोगों का ध्यान वो खींचने में सफल हो जाएंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं तब तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लगता है कि अगर मान लिया कि 4 सीट चुनाव जीत गए तो बिहार में सचमुच 2025 में जनसुराज की सरकार बन सकती है। आपको क्या लगता है? अगर आपकी नज़र में ये सेमीफाइनल है तब एक तो जनसुराज के प्रति लोगों का आकर्षण तो बढ़ेगा ही, और 4 सीटें अगर जीत जाए तो एक मिराकल हो जाएगा। मिराकल हो जाएगा। सब लोगों को सोचना पड़ जाएगा। सोचना एकदम बिल्कुल। आरजेडी के खिलाफ में जिस तरीके से वो तलवार म्यान से निकाले रहते हैं, सबको सोचना। बीजेपी के हालांकि तो बी टीम उनको माना जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सचमुच में हो गया तो बिहार में तो जैसे केजरीवाल को सरकार नहीं बनने दिया था, लेकिन फिर दोबारा भी सत्ता में वो आ गए, दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा भी सत्ता में आ गए। तो बिहार में ऐसी कुछ स्थिति है क्या कि बिहार अक्सर गवाह रहा है, नया कुछ न कुछ होता है, नए प्रयोगों का ये क्रांति की जगह है बिहार, प्रयोग भूमि रही है ये। और जनसुराज का भी श्री गणेश वो किए हैं, क्रांति की भूमि से ही किए थे आगाज। जब उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी तो वही चंपारण से ही की थी, और उसी क्षेत्र से उनका चुनाव जीता भी था, एमएलसी का भी। हाँ, एक सीट भी वहाँ से एमएलसी का चुनाव भी जीता था वो। तो लगता है कि ये सब माहौल जो देखने को मिल रहा है वो उनके फेवर में जा रहा है। देखिए, लोगों का आकर्षण है, लोग बड़ी गंभीरता से पीके को सुन रहे हैं। अब वोटों में वो कितना तब्दील करा पाएंगे अपने चाहने वालों को, शुभेच्छुओं को, ये देखना है। लेकिन चुनाव में गए हैं वो प्रक्रिया और प्रचार में, उसके बाद से उनके बारे में कुछ बहुत सारी खबरें कुछ आ नहीं रही बहुत ज़्यादा, जिससे लोगों को उम्मीद जैसा था उस तक। कहे कि सबसे पहले तो उन्होंने 2 प्रत्याशियों को उनको रिप्लेस करना पड़ा, हटा के फिर दूसरे को बदलना पड़ा। तो ये कैसे मैसेज गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई खास मैसेज नहीं है। एक जगह तो उनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, तराड़ी में किसी कैंडिडेट का, जो उनका जो कैंडिडेट था उनका, और दूसरी जगह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ बेलागंज में भी, जिसकी वजह से उनको 2 नाम तो उनके पास में था ही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझ के उनका एक स्ट्रेटजिक वो है, करते भी हैं, तो स्ट्रेटजी उनका था, कुछ उस तरह का प्लान था कि लोगों को आकर्षित करने के लिए या लोगों में एक मैसेज फ्लैश करने के लिए, अपनी और खींचने के लिए वो जानबूझ के इस तरह का हरकत किया। क्या है नहीं है वो तो वो जाने। ऐसा स्ट्रेटजी हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकता है वो उनका। हम उनसे उनके बारे में मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस संदर्भ में तो उनसे कोई मेरी बातचीत होती नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी में हूँ जो मैं उनकी प्रवक्ता के हैसियत के कुछ बोल पाऊँ। तो जो है चुनाव का फलाफल जो दिखेगा बाद में, वह सिर्फ ये है कि लोगों की नज़र पीके के ऊपर में है। अगर राजद 3 सीट हार जाता है और भी एनडीए का सीट जीतता है तो भी एक बड़ी बात हो जाएगी। अगर पीके एक सीट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं और बाकी जगहों पे वोट अच्छा आ जाता है तब भी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने ये कहा कि अगर चुनाव नहीं भी जीतते हैं पीके, अगर 10,000 उससे ऊपर वोट आता है तब भी एक अपना संदेश तो वो छोड़ ही देंगे बिहार की जनता के लिए। लेकिन तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जनसुराज का एक तरह से टेस्ट, मैंने तो फाइनल भी कह सकते हैं, मैंने तो पहले ही कहा है कि लिटमस टेस्ट है उनका लिटमस टेस्ट है। आरजेडी का क्या लग रहा है? आरजेडी अपना 3 सीट है तो लगता है कि आरजेडी बचा पाएगी? काहे कि जो हमें जानकारी फीडबैक मिल रहा है, बेलागंज में इतने मजबूत और कद्दावर नेता हैं सुरेंद्र यादव, लेकिन उन्हें भी कड़ी टक्कर मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बेलागंज में तो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, ये दिख रहा है। बेलागंज में त्रिकोणात्मक संघर्ष दिख रहा है। रामगढ़ में भी स्थिति बताई जा रही है। मैंने पीके ने संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना दिया। आज शायद चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है ना। लेकिन रामगढ़ से बीएसपी के उम्मीदवार के बारे में चर्चा हो रही है कि वहाँ पूर्व विधायक के भतीजे एक रहे हैं जो उनका मजबूत टक्कर दे रहे हैं आरजेडी कैंडिडेट। कहा ये जा रहा है, वहाँ चर्चाएं ये भी है, ऑफ द रिकॉर्ड हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन कहा ये जा रहा है
कि वहाँ जो फॉरवर्ड का जो वोट है, फॉरवर्ड लोग जो बैकवर्ड के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जगदानंद सिंह और उनके जो परिवार के लोग हैं वो फॉरवर्ड हैं और उनका हमेशा से पॉलिटिक्स जो रहा है सिर्फ फॉरवर्ड के लिए भी वहाँ होती है, तो वो बैकवर्ड के लिए नहीं सोचते हैं, इसलिए वैसी स्थिति में उन्हें सपोर्ट करना लोग नहीं चाहते हैं। और पिछले बार भी बहुत कम वोट के मार्जिन से सुधाकर सिंह जीते थे, तो इसकी भी चर्चा है, तो उनका वहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कहा सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और तराड़ी में भी संघर्ष खड़ा है, कड़ा संघर्ष है। इमामगंज में जीतन राम मांझी को भी वो जीते हुए, लेकिन जीतन राम मांझी अब MP बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के हैं, तो उनकी बहू भी इस बार अगर चुनाव अगर हार जाती है इन प्रकरण, तो जीतन राम मांझी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव सबके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ये तो है ही। इस बार चुनाव में सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तीनों दल की प्रतिष्ठा दांव पर, एनडीए के जो भी घटक हैं उनकी, आरजेडी के घटक की और पीके की, ये तीन जो समूह है बिहार में, राजनीतिक समूह अभी जो इस बार चुनाव में है, इन तीनों राजनीतिक समूहों का इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है। और इन तीनों में सबसे अधिक लोगों की नज़र पीके के वोटिंग कैपेसिटी पर है कि वो कितना अपने पक्ष में वोटिंग करा पाते हैं। बस ये है इस चुनाव का, यही हमारा लगता है इस बार पीके का टेस्ट होना। पीके है। अच्छा, झारखंड में चलते चलते चर्चा करेंगे। झारखंड में क्या आपको लग रहा है, क्या झारखंड में भी बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता। कुछ दिन पहले हम झारखंड गए थे, वहाँ कुछ लोगों से बात किए, ऑटो वाले से, छोटे तबके के लोगों से शहर में बात की, तो उन्होंने कहा इस बार बहुत मुश्किल है हेमंत सोरेन को वापसी करना। वहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं, उनका कहना था कि गांव के शहर के इलाकों में बीजेपी की स्थिति तो अच्छी है वहाँ, लेकिन अंदर के इलाके में अगर जाइएगा तो वहाँ कांटे की टक्कर है बीजेपी से भी। और लेकिन लोगों का दावा है, हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो हेमंत सोरेन को वापसी नहीं वो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव, और बाबूलाल मरांडी के नाम ले रहे थे। अब बाद में नेता कौन बनेगा अगर जीतने के बाद वो अलग बात है, लेकिन हेमंत सोरेन के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग, काफ़ी लोग उनके इस इत्तेफाक नहीं रखते। ये बात भी है, वहाँ टक्कर कांटे की है। मैं झारखंड में नहीं गया था, इसलिए वहाँ के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो अखबारों में खबरें पढ़ता हूँ और अपने जो सोर्स हैं उनसे जो बातचीत होती है, तो उसमें लगता है कि वहाँ चुनाव में बड़ा कड़ा संघर्ष। तो झारखंड में भी स्थिति देखने को मिलेगी, और जो 24 को वहाँ फाइनल होना है, किनकी सरकार बनती है, इस पे हम लोग की नज़र रहेगी। और बिहार में पीके का टेस्ट, झारखंड की तरह ही कड़ा संघर्ष आपको महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी संघर्ष बहुत रोमांचक है, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए भी काफ़ी जोड़ तोड़ की हुई है। जैसे झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कैंप किए हुए हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। दोनों ही जगह प्रधानमंत्री और अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पे है। चलिए, इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, और हम फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे किसी और बड़े शख्सियत के साथ। तब तक हम दोनों को दीजिए याद, नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।